कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी में। तो इसके पिछले वाले क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 03 में हमने क्या किया था, बिंदु आवेश के कारण। अच्छा, बिंदु आवेश के कारण तो हमने पढ़ लिया था। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, है ना। तो उसी का आज हम दूसरा पॉइंट चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति के बारे में जानेंगे कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो कॉपी और पेन साथ ले लीजिए और अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसमें भी कौन सा पार्ट, बी पार्ट, और उसका नाम क्या है, निरक्षीय स्थिति। अब बात आती है कि ये जो निरक्षीय स्थिति है ये क्या है, निरक्षीय स्थिति क्या होता है, इसको हम कैसे परिभाषित करें, है ना। निरक्षीय स्थिति का परिभाषा कैसे दें। अब मैं कहूं कि मान लो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का द्विध्रुव है। यहाँ पर यदि हमारा प्लस क्यू रखा हो, ये हमारा क्या रखा हो, माइनस क्यू रखा हो, तो इसके लंबार्धक मतलब इसकी लंबाई की आधा, यानी कि यहां से इससे इस दिशा में, यानी कि इस दिशा में, ऊपर की दिशा में वह बिंदु जहां भी होगा तो उसको इस द्विध्रुव के सापेक्ष हम क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति पर कहेंगे। बातें समझ आई मैंने क्या कहा। ये हमारा द्विध्रुव हो तो इसके लंबाई के आधे के ऊपर में यदि कहीं पर वह बिंदु स्थित हो जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इस द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहेंगे। ठीक है। अब इसकी थ्योरी को लिखते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन तो हमको बनाना है, साथ में थ्योरी भी लिखना है। तो थ्योरी क्या लिखेंगे, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 02 में। आप चाहो तो उसको देख सकते हैं, टाइप कर लीजिएगा साइंस एकेडमी वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। चलिए, तो ए भी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है। दोनों के बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखिए, दोनों की जो दूरी है यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको जो है हम ये बाद में निकालेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ से r दूरी पर है और ये जो दोनों की दूरी है, इसको हम, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं क्या, थीटा। अब इस बिंदु के कारण, किस बिंदु के कारण, बिंदु ए के कारण इस बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये किस दिशा में होगी, मान लेते हैं इस दिशा में होगी, यानी कि ये क्या होगा, हमारा E1 होगा। अब बिंदु P पर ये तो हुआ A के कारण, ये इस दिशा में जा रहा है, तो इसका विपरीत कौन जाएगा, B दिशा में जाएगा। B यानी कि क्या, माइनस है, तो इसकी दिशा कैसी होगी, इसकी दिशा इस ओर होगी। किसकी ओर होगी, P से B की ओर। किसकी ओर, P से B की ओर। और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि जो इसका परिणामी होगा, वो कहाँ होगा, इस ओर होगा, यानी कि E। दोनों का परिमाण, रिजल्टेंट, परिणाम। ठीक है। इसको हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है, E2 है। ये हमारा क्या है, E2। ठीक है, E2। इसको इस पर लिख लेते हैं, नहीं तो गलती हो सकता है। तो चलिए इसके डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसके कारण, बिंदु A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब ये क्या होगा, तो इसके बारे में हम कहते हैं E1। इसको हम क्या नाम देंगे, E1। तो E1 बराबर क्या होगा, तो हमने आपको बता रखा है क्या होता है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, इसको हम यदि K परावैद्युत माध्यम में रखेंगे तो यहाँ पर हम K लिखेंगे, वायु या निर्वात में करेंगे तो इस K को आप हटा देंगे। ये K का मान हमने आपको बता दिया है, परावैद्युतांक की परिभाषा भी आपको बता दी है। ठीक है। इस A1 के कारण, अच्छा, और यहाँ पर आवेश कौन सा है, तो Q, और दूरी कौन सी है, तो A से P, तो ये क्या होगा, AP का स्क्वायर। अभी हम इसका दूरी नहीं निकालेंगे, बाद में निकालेंगे इसको। ठीक है। क्या निकल करके आया अपने पास, AP का स्क्वायर। ठीक है। ये तो हुआ बिंदु A के कारण। ठीक है। और इसकी दिशा कैसी होगी, A से P की ओर। किस ओर होगी, A से P की ओर। ठीक है। ये दिशा बतानी आवश्यक होती है क्योंकि ये एक सदिश राशि है। तो E1 बराबर ये आया अपने पास, ये क्यों, क्या आवेश, ये AP क्या, दोनों के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या, ये सब कांस्टेंट होता है। मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में। ऐसे ही बिंदु B के कारण भी होगा। किसके कारण, बिंदु B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये क्या होगा E2, तो E2 बराबर क्या होगा अपने पास, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0K। अब इस बार कौन सा आवेश है, तो माइनस क्यू, इस बार आवेश कौन सा है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू और दूरी कौन सी होगी, पीबी कहो चाहे बीपी कहो एक ही बात है, हम यहाँ पर बीपी कह देते हैं, तो ये हो गया बीपी का स्क्वायर। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए दूरी तो दोनों का सेम है, एपी और बीपी, ये दोनों क्या है, दूरी तो सेम है। साथ ही इन दोनों का एंगल भी देख लीजिए कि PAO ये भी क्या है, थीटा है, एंगल PAO भी क्या है, थीटा है। ठीक है, एंगल और कौन सा, PBO भी हमारा क्या है, थीटा है, एंगल PBO भी क्या है हमारा, थीटा है। तो दूरी भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना, दूरी भी आपस में क्या होंगी, एपी और बीपी क्या है, दोनों बराबर है क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस से है। जब ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा, और ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये सब के बारे में बता चुके हैं हम। ठीक है, ये थीटा क्यों हो, संगत कोण प्रमेय, संगत कोण के कारण ये होगा बराबर, और ये किसके कारण, तो ये एकांतर कोण के कारण। ठीक है, तो अब हमको यदि E के बारे में पूछा जाए, E क्या है, कुल परिमाण, यानी कि हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता कितनी होगी। ये तो हो गया E1 और E2 के बारे में, है ना। हमको पूछा जा रहा है E के बारे में कि E क्या होगा, तो E क्या होगा इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे, तो E क्या होगा, तो हम बता चुके हैं कि E क्या होगा, E और E1 और E2 को जोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पर जब ये दोनों बराबर हैं तो E1 और E2 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, E1 और E2 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन इस बार E का मान थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा, E का मान थोड़ा सा डिफरेंट इस कारण से होगा क्योंकि वहां पर पिछले वाले में क्या हो रहा था कि E सामान्य से इधर जा रहा था या तो इधर आ रहा था। इस बार क्या है, एक एंगल बना करके जा रहा है, तो एंगल बना करके जा रहा है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक चतुर्भुज टाइप का दिख रहा होगा, 1 2 3 और ये 4 भुजाएं हैं जिनकी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज का वो लगा देंगे, है ना। यहाँ पर नाम दे सकते हो, यहाँ पर समांतर चतुर्भुजीय नियम से या प्रमेय से भी बोल सकते हो, समांतर चतुर्भुज नियम से जो 11वीं पढ़ा था। ठीक है, तो वही नियम यहाँ पर लगाएंगे। तो E का जो मान होगा ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। अब यहाँ पर 2 थीटा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है, तो दोनों को जोड़ करके आ जाएगा यहाँ पर क्या, cos 2 थीटा। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया है कि E1 और E2 तो आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर लिख सकते हो E1 और E2 आपस में बराबर है, तो यहाँ पर E2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, E1, और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, E1। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर E1 और E1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा वो, E1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर, E1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। अब दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है अपने को, तो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है 2E1 का स्क्वायर। क्या नजर आ रहा है, कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2E1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2E1 का स्क्वायर। बचा क्या अपने पास, यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या बचा प्लस में cos 2 थीटा। क्या बचा अपने पास, cos 2 थीटा। ये मैग्नीट्यूड बराबर होंगे परिमाण में ना, परिमाण में बराबर होंगे। ठीक, 2E1 का स्क्वायर अब 1 प्लस cos 2 थीटा। अब बारी आती है कि हमको तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, तो cos 2 थीटा से तो होगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इतनी बातों को नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए के बारे में कि E का मान हमारे पास क्या आया था, तो हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने जा रहे थे। तो देखिए cos 2 थीटा का मुख्यतः 3 फार्मूला होता है, तो उसमें से हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला, कि cos 2 थीटा बराबर होता है अपने पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस cos 2 थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या, कि इस 1 को इधर ला लेते हैं, तो इस 1 को इधर लाने पर वो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा ये
1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इतने के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ई बराबर आप लिखेंगे अब अगला क्या कि 2 E1 का स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 E1 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकल कर के आ जाएगा 4 का निकल कर के आ जाएगा 2, E1 का स्क्वायर का निकल कर के आ जाएगा E1 और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या निकल आ जाएगा कॉस थीटा। ये हमने क्या कर दिया स्क्वायर रूट निकाल दिया। अब बारी आती है कि E1 का वैल्यू निकालना है और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो E1 का वैल्यू देखिए क्या आएगा, E1 का वैल्यू क्या आएगा देखिए। तो E1 का वैल्यू आपने क्या लिखा था देखो याद करो। तो E1 बराबर हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन एपी का स्क्वायर, यही लिखा था देखो। अब बात आती है कि इस एपी का वैल्यू क्या होगा। तो देखो हमको ये समकोण त्रिभुज प्रमेय यदि याद हो, या फिर आप इसको हम क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने सीखा था क्या कि कर्ण का वर्ग तथा लंब का वर्ग दोनों का जो वर्ग है ये किसके बराबर होता है कर्ण के बराबर होता है। ये यदि हमारा क्या हो आधार हो, ठीक है, और ये क्या हो लंब हो, तो कर्ण का वर्ग बराबर या कर्ण बराबर क्या होता है तो स्क्वायर रूट कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमने 10वीं में सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पर लंब कौन है आर और आधार कौन है ए, तो इसका मान क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर स्क्वायर रूट में, ठीक है। स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कर्ण का मान हमको नहीं पता था, लंब का मान पता था कितना था आर, तो आर का वर्ग, ये हो गया ए तो ए का वर्ग, तो इस प्रकार से इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका मान कर्ण का, ठीक है। अब यहाँ कर्ण का वर्ग है तो इस कारण से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्योंकि एपी क्या है हमारा इस त्रिभुज में देखा जाए तो हमारे पास क्या है कर्ण ओ ए पी, एपी ही हमारा क्या है कर्ण है। तो कर्ण है तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट हट जाएगा वहां से, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। यही आएगा अपने पास आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये तो निकल करके आ गया किसका वैल्यू E1 का वैल्यू। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है कॉस थीटा का। तो फिर से हम क्या करेंगे इसी चीज का यूज करेंगे किसका इसी फॉर्मूले का। तो इसको मिटाता हूं मैं, इधर में मिटा देता हूं साथ ही साथ, वो डायग्राम थोड़ा सा मिट गया, इसको देखते हैं। अब हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आधार कौन है ए, आधार कौन ए, और कर्ण कौन है तो ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो cos थीटा का भी वैल्यू मिल गया अपने पास, E1 का भी वैल्यू मिल गया। तो हम क्या करेंगे ई का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि समीकरण 3 में मान रखेंगे। तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या होगा E बराबर क्या हो जाएगा ये 2, E1 का वैल्यू क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 भी लिखो ना लिखो तो भी चलेगा, 1 को अभी हटा देते हैं। और cos थीटा का वैल्यू क्या आया a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक ये आया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है e का वैल्यू है, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों क्या है आधार इनका क्या है सेम है। तो जब आधार सेम होता है तो क्या हो जाता है आपस में जुड़ जाता है। जैसा कि आपने 9th में पढ़ा है कि यदि a की पावर m और a की पावर n हो तो जब दोनों का गुणा हो रहा हो तो ये क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा, और ऊपर को क्या है हम ऐसे लिख दें कि 2QA, 2 एकम 2 Q और A, 2QA, और नीचे क्या है अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये दोनों क्या है
ये दोनों है कुछ इस प्रकार से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर कितना 1, उसका पावर कितना आधा, ऐसे लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ लिख सकते हो ना जी, स्क्वायर रूट को हाफ ही तो लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2qa को हम लिख देते हैं यहाँ पर 2qa ही रहने देते हैं अभी, और नीचे क्या है अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2। अब ये 3/2 कैसे आया, तो इसको हम जोड़ देते हैं 1 + 1/2, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 3/2 यानी कि 3/2 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इधर मिटाने क्या आया अब तक, e का वैल्यू कुछ इस प्रकार से आया कि 2qa/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, इतना आ गया। अब हम जानते हैं कि P बराबर यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है 2qa, क्या होता है 2qa, तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही लिखेंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P जो कि एक सदिश राशि है, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये भी हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं कि आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे और लिखा होता है बुक में, तो उसको भी बता देता हूँ कि वो क्या चीज है। वो विशेष स्थितियां हैं, यहाँ तक भी बनाओगे तो भी सही दिया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है या जो ये हमारा जो तंत्र है ये कहाँ पर है, वाह्य निर्वात में है। तो वाह्य निर्वात के लिए हम क्या करेंगे, k का वैल्यू यानी कि परावैद्युतांक का जो वैल्यू है ये क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब कुछ स्थिति में क्या होता है कि r का जो मान है ना ये a से काफी ज्यादा बड़ा होता है ना। यदि मैं कहूँ r का मान 100 है तो इसका मान क्या होगा 0.1 होगा, तो जब इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा और छोटा हो जाएगा, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 हो जाएगा, और 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01, तो 10,000 कहाँ और 0.01 कहाँ, तो बहुत छोटा हो जाता है, तो इसको नगण्य मान लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं नगण्य मान लेते हैं। तो r का मान काफी बड़ा हो a से, तो इस प्रकार से यदि हम e का मान निकालना चाहें तो e का मान क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर पावर है तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा r की पावर 3। ठीक है, r की पावर क्या बचेगा 3। तो लिखने का तरीका कहाँ पर, इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/r की पावर 3। ठीक है, ये हमारा क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, और इसका इकाई क्या आएगा तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इसका जो इकाई है ये भी आ चुका है, यहाँ भी लिखोगे तो भी सही रहेगा। ये कुछ विशेष स्थितियां हैं, तो विशेष परिस्थितियों के बारे में भी बता दिया मैंने आपको। तो ये हमारा लास्ट आंसर था, इसके आगे अब हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का जो डेरिवेशन में आपको समझाया निरक्षीय स्थिति के बारे में आपको समझ आया होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, यदि कुछ फायदा हुआ हो आपको इस वीडियो से तो आगे इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है आगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।